दिनों 12 प्रवास पर हैं। बैरवा गांव-गांव जाकर बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता से मतदान की अपील कर रहे हैं। इस दौरान प्रेमचंद बैरवा ने यह दावा किया कि सरकार गरीब, दलित और पिछड़े समेत सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। जनता पार्टी एक रीति नीति और एक संस्कारवान पार्टी है और एक विजन लेके काम करने वाली पार्टी है। इस पार्टी का कार्यकर्ता अपना दायित्व का बखूबी से निभाता है, जनता के बीच में रहता है और जनता से पूरा हम आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई मोरपाल जी को यहाँ से विजय हासिल होगी। प्रदेश में अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में चुनौती देने और स्वीकार करने की सियासत भी चरम पर है। इस बीच निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा अंता में आकर प्रचार करके दिखाने की चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता यशवर्धन सिंह शेखावत ने अंता पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया और कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया। देखिए, किसी भी भारतीय नागरिक को किसी इलाके में आने से रोकने की जो प्रवृत्ति है वो संविधान विरोधी प्रवृत्ति है। बाबा साहब अंबेडकर की जो विचारधारा है उसके खिलाफ है ये प्रवृत्ति। और जब टीवी डिबेट में मुझसे कहा गया कि आप अंता अगर दिखा दीजिएगा, नरेश मीणा ने जब मुझसे कहा, तो मैं उसी प्रोटेस्ट में यहाँ आया गांधीवादी विचारधारा को मजबूत करने के लिए। हमने ये प्रूव करने के लिए कि कांग्रेस किसी भी सूरत में किसी धमकी से डरती नहीं है। कांग्रेस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अंता उपचुनाव के मद्देनजर भाजपा अब अल्पसंख्यक वोट बैंक पर फोकस बढ़ा रही है। पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा इन दिनों मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहा है। भाजपा नेताओं का दावा है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से समाज का हर वर्ग लाभान्वित हुआ है और अब वे इन योजनाओं के सहारे अल्पसंख्यक समुदाय से समर्थन मांग रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। अंता उपचुनाव के रण में एक्टिव नेता, अल्पसंख्यक वोट बैंक पर टिकी नजर, जनसंपर्क कर मांगा जा रहा समर्थन। अंता विधानसभा उपचुनाव में अब बीजेपी ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर फोकस बढ़ा दिया है और यही वजह है कि पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष हरमीत खान मेवाती और कामा विधायक नौशम चौधरी इन दिनों जिले के मुस्लिम इलाकों में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। ये नेता घर घर जाकर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा कर रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस, आयुष्मान कार्ड, छात्रवृत्ति और अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए योजनाएं बनाते हैं और उन योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ अगर मिला है तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिला है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जो योजना बनाते हैं वो 8 करोड़ राजस्थानियों के लिए बनाते हैं और उन योजनाओं का लाभ हमारे लोगों को मिल रहा है। 75 सालों से कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं, गरीबी की रेखा से नीचे लाके रख दिया, हमेशा वोट बैंक समझा, दुरुपयोग किया, एक तरीके से दरकरार करके रख दिया। वोट ले लेते थे, आगे कुछ इनके लिए कोई विकास के लिए नहीं कभी सोचा। इस बार मुस्लिम समाज ने सोच लिया है और एससी समाज ने भी सोच लिया है कि भाजपा का पूर्ण समर्थन देना है, भाजपा के साथ रहना है और मोरपाल जी को यहाँ भारी मतों से जिताकर भेजना है। इस विधानसभा में करीब 2.25 लाख मतदाता हैं। इनमें माली समाज के लगभग 40,000, अनुसूचित जाति के 35,000, मीणा समाज के 32,000 और मुस्लिम वोटर 20,000 और ब्राह्मण मतदाता करीब 18,000 हैं। हिंदुस्तान जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, गरीब हो, अमीर हो, सब में लोगों मिलकर हिंदुस्तान है। लेकिन जब भी चुनाव आएंगे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, कटोगे बटोगे, सेपो एपो, इसके अलावा कोई बात नहीं करते। मुसलमानों का जो काम उद्धार किया है, मुसलमानों का जो आज इस मुकाम में पता है, वो कांग्रेस की देन है। अंता उपचुनाव के रण में बीजेपी जहां हिंदू बाहुल इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं अब मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा को मैदान में उतार चुकी है। देखना होगा कि ये रणनीति बीजेपी के लिए कितनी असरदार साबित होती है। 12 से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट।
अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उससे सुनकर आप भी कहीं ये ना कहें कि कोटपुतली के रहने वाले सब्जी विक्रेता की 11 करोड़ की लॉटरी खुली तो सुनने वाले भी दंग रह गए। अमित का 3 दिन से मोबाइल बंद था। लॉटरी एजेंसी वाले उसे तलाशते रह रहे और जब सब्जी बेचने वाले को लॉटरी का पता चला तो उसकी आंख से खुशी के आंसू झलक पड़े। देखिए न्यूज़ 18 की स्पेशल रिपोर्ट। सब्जी वाला बना करोड़पति, खुल गई 11 करोड़ की लॉटरी। किस्मत छप्पर फाड़, ऊपर वाला मेहरबान। 3 दिन तक अमित की तलाश। दिवाली बम्पर धमाका हो गई बल्ले बल्ले। आंखों में आंसू हैं तो मिलिए इनसे। ये है राजस्थान के कोटपुतली के रहने वाले अमित सेहरा, जो रेहड़ी का काम करते हैं, गली गली जाकर सब्जी बेचते हैं। लेकिन इनकी नई पहचान है, अमित बन गए हैं करोड़पति। कहते हैं देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के। अमित सेहरा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जिनकी 1-2 लाख नहीं बल्कि 11 करोड़ की लॉटरी खुली है और उन्हें पता तक नहीं चला। 3 दिन तक लॉटरी वाले उन्हें ढूंढते रहे कि कौन है वो किस्मत वाला। एक खुशी की आस। अमित जी, बहुत बड़ा लक कैसे देख पा रहे हैं? क्या काम करते हैं पहले तो? मैं अपने मुंह से बता नहीं सकता कि मैं क्या काम करता हूँ। मैं गलियों के अंदर आलू प्याज टमाटर बेच के अपने बच्चों का गुजारा करता हूँ। ये खुशी के जी। अच्छा, मोबाइल बंद था। इधर लोगों को जब ये पता चला कि अमित करोड़पति बन गए हैं तो लोग अफवाह समझने लगे। मेरे पास मोबाइल खराब हो गया था, मेरे पास कोई मतलब हिसाब किताब था नहीं, मेरे पास किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। दूसरा नंबर लिया, मेरे दोस्त हैं मुकेश जी, बस वो है मेरे लिए सबसे मेन चीज। मैंने जब मेरी टिकट का मेरे को पता लगा तो मैंने कहा मुकेश जी, मेरा बाप बराबर के हकदार हो, आपकी 2 बेटियां हैं, इन दोनों बेटियों को मैं मेरी तरफ से शादी का कन्यादान 50-50 लाख रुपए दूंगा। दरअसल अमित सेहरा ने भटिंडा में लॉटरी खरीदी थी और राजस्थान चले गए। पंजाब सरकार के दिवाली जीता, लेकिन जब उन्हें ये पता चला तो खुद को यकीन नहीं हुआ, ना ही पत्नी को। बच्चे भी हैरान रह गए। मैं ये कहता हूँ कि भगवान, हे बजरंग बली बाबा, आपने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं मेरे बच्चों के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। इस दुनिया जो चाहूंगा वो मेरे बच्चों को तैयारी कराऊंगा। मेरी चॉइस थी और मेरे बच्चों की चॉइस थी। मेरा बेटा कहता था, पापा जी मैं सिर्फ बनूंगा IAS। परिवार भी, जिनकी माली हालत ठीक नहीं, जो ना जाने कितनी बार ताने भी सुन चुके हैं, उधारी भी लोगों से ली है, और अब जब लॉटरी खुली तो कई सपने भी हैं जिन्हें पूरा करना है। अफवाह है 11 करोड़ रुपए निकल सकते हैं क्या? यार तेरे निकलेंगे सब, मतलब अभी भी लोगों के वहां विश्वास नहीं है कि मेरे इतने पैसे निकले। फिर भी मैंने हाथ जोड़ा, उनको कसम खाई। 3 दिन से जिस किस्मत वाले को लॉटरी एजेंसी ढूंढ रही थी, देखिए ये है किस्मत वाले अमित सेहरा, माफ कीजिए करोड़पति सब्जी वाला। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कई बड़े ऐलान किए, जिसमें उन्होंने पंचायती राज, शिक्षा और संस्कृति विभाग में राष्ट्रगान वंदे मातरम को अनिवार्य किया है। रोजाना इन सरकारी दफ्तरों में छुट्टी के बाद वंदे मातरम गाया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि इन दफ्तरों की शुरुआत राष्ट्रगीत से होगी और राष्ट्रगान के साथ ये दफ्तर बंद होंगे। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने निर्जा मोदी स्कूल में हुई मासूम के मौत के मामले पर कहा कि जल्द ही विभागीय टीम जांच रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने टीम को 2 दिन का और समय मिलने की पैरवी की है। 7 तारीख को 10:15 बजे पूरे देश में गाया जाएगा। राजस्थान में भी एक सबसे बड़ा उत्सव होगा। सभी जिलों में उत्सव के रूप में कार्यक्रम होंगे, सभी विद्यालयों में होंगे और जिला मुख्यालय पर सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे। यहाँ जयपुर में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसके साक्षी आप सब लोग बनने वाले हैं। कोई दुखद घटना है, छोटी सी बच्ची का हमारे बीच से चले जाना सामान्य घटना नहीं है और इस संबंध में
केंद्र सरकार की टीम जो CBSE स्कूल्स देखी वो भी जांच कर रही है। राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग की टीम भी जांच कर रही है। जहां तक कार्रवाई का सवाल है, जांच रिपोर्ट में जो तथ्य आएंगे उस तथ्यों का विश्लेषण करके ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कब तक जांच रिपोर्ट आने की संभावना है? 2 वर्किंग डे हमारे अधिकारियों को और मिलने चाहिए। संभावना है कि 2 वर्किंग डे मिलेंगे तो उसके तीसरे दिन रिपोर्ट आ जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की महत्वाकांक्षी श्री कृष्ण गमन पथ योजना के तहत कोटा में श्री मथुराधीश जी मंदिर कॉरिडोर विकसित करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा और भाजपा शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने कोटा विकास प्राधिकरण टीम के साथ मंदिर मार्ग, परिक्रमा पथ और प्रस्तावित कॉरिडोर परिसर का निरीक्षण किया। करीब 67 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में मंदिर तक जाने वाले मुख्य मार्ग को 40 फीट चौड़ा किया जाएगा। सभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की यही सोच है, यही विचार है कि कोटा को धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में भी विकसित किया जाए। और उसको लेकर यदि हम ये वाला जो रास्ता है इसको और इसके परिक्रमा मार्ग को और अंदर के स्थान को अच्छा कर देते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ बहुत अच्छी संख्या में मथुराधीश जी के दर्शन करने के लिए। अलवर के राजगढ़ चंदपुरा गांव में किसानों ने 2 ट्रॉली प्याज नदी में फेंक दी। बुधवार सुबह से ही आसपास के लोग उन प्याज को कट्टों में भरकर ले जा रहे हैं। इससे पहले भी किसानों ने इसी नदी में प्याज फेंकी थी, लेकिन अब मंगलवार देर रात को फिर किसानों ने ऐसा किया। किसानों का कहना है कि वे प्याज लेकर मालाखेड़ा मंडी पहुंचते थे, जहां प्याज का भाव मात्र 50 रुपए प्रति कट्टा मिल रहा था। इस कारण उन्होंने मंडी में प्याज बेचने की बजाय नदी में फेंकी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। करना चाहता हूं कि इन प्याजों का दाम बढ़ाया जाए, अन्यथा ये किसान राजगढ़ तहसील के मारे जाएंगे। प्रतिदिन ट्रॉली के ऊपर ट्रॉली, 3-4 ट्रॉली आज फिर पटक गए। किसान मारे जाएंगे, इनको उचित दाम नहीं मिल रहा, लोग बाग लेके जा रहे हैं इनको। नहीं तो अगर प्याज का दाम नहीं बढ़ाया गया तो ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। करौली के जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड की व्यवस्थाएं एक बार फिर सुर्खियों में है। अस्पताल में जहां मरीजों को तुरंत राहत और उपचार मिलना चाहिए, वो जगह खुद गंभीर कमियों का शिकार है। इमरजेंसी वार्ड में ना मॉनिटर है, ना वेंटिलेटर और ना ही सेमी ICU सुविधा और ना ही प्रशिक्षित स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था। विशेषज्ञों की माने तो किसी भी जिला अस्पताल की इमरजेंसी में सेमी ICU जैसी सुविधा, जैसे प्रशिक्षित फिजिशियन, एनेस्थेटिस्ट, CPR किट और अन्य लाइफ सपोर्ट उपकरण अनिवार्य रूप से होने चाहिए। लेकिन करौली जिला अस्पताल में ये सभी सुविधाएं लगभग नदारद हैं, जिससे अस्पताल की इमरजेंसी नाम पात्र की रह गई है। यहाँ ICU में जो व्यवस्था होनी चाहिए वह व्यवस्था नहीं है। ये क्यों ICU का मतलब ये होता है तुरंत सुविधाएं मिलना। इमरजेंसी का मतलब ही यही है, तुरंत उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, वह सुविधा यहाँ पर नहीं है। हमारी जो इमरजेंसी चलती है 24 आवर्स क्या है कि रन कर रही है यहाँ पर, और जिसके अंदर क्या है 2 पार्ट है। एक तो ट्रॉमा, जो एक्सीडेंट या अन्य कोई इंजर्ड केस आता है तो उसका तो हमारी इमरजेंसी से बिल्कुल एडजस्ट है। हमारा ट्रॉमा वार्ड है, वहीं पे हमारी OT है, ट्रॉमा की OT है, तो वो 24 आवर संचालित है।